हाय एवरीवन, क्या आपने भी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 को टारगेट किया है? जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के द्वारा रिसेंटली कैलेंडर को आउट किया गया था और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 की टेंटेटिव एग्जाम डेट जून 2022 है। इस डेट को ध्यान में रखते हुए नेविगेट इंस्टीट्यूट और परीक्षा ऐप मिलकर 5 जनवरी 2022 से लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा दा सक्सेस ऐप और यूज करें नेविगेट 30 कूपन कोड को और पाएं फ्लैट 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एस्टीमेट। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट को कंप्लीट किया था, उन सारे के सारे एस्टीमेट को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। अब एक्चुअल में होता क्या है कि एक जो पीपल्स होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी सोच क्या होती है कि जब भी हम एस्टीमेट करते हैं या एस्टीमेट हमको मिलता है तो क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड है, क्लियर, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है और जो लेबर की कॉस्टिंग है उसी को ही इंक्लूड किया जाता है हमारे एस्टीमेट के अंदर। तो ऐसा नहीं है, क्लियर, से कि अपन सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करें या कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें या फिर कॉस्ट ऑफ लेबर की हम बात करें, क्लियर। इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एस्टीमेट के अंदर क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले उसी को समझने वाले हैं कि वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जो हमारे एस्टीमेट में ऐड किए जाते हैं। देन हम जो टाइप ऑफ एस्टीमेट को हमने पढ़ा था तो फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे एक एस्टीमेट को प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्लीट एस्टीमेट की हम बात करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कंप्लीट एस्टीमेट का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जिनको हम एस्टीमेट के अंदर ऐड करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, दैट इज द कंप्लीट एस्टीमेट, क्लियर। एक एस्टीमेट हम जो प्रिपेयर करेंगे उसमें कौन कौन सी कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। अगर कंप्लीट एस्टीमेट की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे 4 मेन कॉस्ट आपको दिख रही हैं, जिसमें सबसे पहली जो कॉस्ट हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ लैंड, क्लियर। जो हमारा लैंड है जिस पर हम वर्क या प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पीएस एंड कॉन्टीजेंसीज एट 5%, क्लियर। मतलब पीएस का मतलब क्या होता है, प्रोविजनल सम। क्या होता है, प्रोविजनल सम। तो प्रोविजनल सम एंड कॉन्टीजेंसीज के लिए 5% का एडिशन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होते हैं, तो इसकी कॉस्ट भी यहां पे इंक्लूड की जाती है, क्लियर। लीगल एक्सपेंसेस में जितनी भी कॉस्ट आने वाली है वो भी आपकी यहां पे इंक्लूड होगी। और फाइनली जो आपका होता है वो कौन सा होता है, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। तो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो कॉस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो सबसे पहला आपका आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड। कितने का आपको वो लैंड पड़ा, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, क्लियर। अब जो उस लैंड को आपने क्या किया होगा, क्लियर। तो सर्वेइंग की बात करें, क्लियर, किसकी बात करें, सर्वेइंग की बात करें, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग को भी ऐड किया गया है, क्लियर। अब देखो कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, क्लियर। तो जो डीड्स हैं आपकी उसकी वेरिफिकेशन करना या फिर उसका एग्जीक्यूशन करना, तो इसकी भी जो भी कॉस्ट आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड में इंक्लूडेड होगी, क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स, ये भी आपका किसमें इंक्लूड किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड में इंक्लूड किया जाएगा। अब ये जो लैंड आपका है, क्लियर। अब 2 तरीके होते हैं कि डायरेक्टली आप किसी ऑनर से परचेस कर लो, क्लियर। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एक ब्रोकर होता है जो आपको लैंड दिखाता है, आपको पसंद आता है, आप लैंड को परचेस करते हो, क्लियर। तो उसका ब्रोकरेज चार्जेस भी होगा जो आपको पे करना रहेगा। तो वो ब्रोकरेज को भी आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिशन में लेना है, क्लियर। कॉस्ट ऑफ लैंड में आपका क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज भी आ जाएगा, क्लियर। तो ब्रोकरेज भी आ जाएगा। तो ये 4 कॉस्ट है जो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड में इंक्लूड की जाती हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि ये प्रोविजनल सम और कॉन्टीजेंसीज, लीगल एक्सपेंसेस अपने को लेना है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर की। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखना, जब भी हम स्ट्रक्चर की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो इसमें अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कि भाई ये इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है मटेरियल का। क्लियर? अब नेक्स्ट हम कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करेंगे। क्लियर? किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करेंगे कि आप कितनी लेबर लगने वाली है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके एक्सपेंसेस जो आने वाले, उसकी जो कॉस्ट आने वाली है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे, आपके लैंड के ऊपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो कुछ आपके परमिट्स फीस होगी, जैसे कि आप पानी का यूज वहां पे कर रहे होगे। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर रहे होगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जाके एक टेम्पररी कनेक्शन लेना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी भाई लाइट यूज करने की। क्लियर? तो यहां पे नेक्स्ट जो आपकी चार्जेस अप्लाई होंगे कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में, वो क्या हो जाएगा? परमिट फीस फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी। क्लियर? तो ये आपकी परमिट फीस यहां पे लगने वाली है, तो ये भी आपकी यहां पे इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट, आप कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में एक और चीज देखना कि आपका यहां पे इंजीनियर भी हायर किया होगा। क्लियर? तो कंसल्टिंग इंजीनियर्स फीस भी आपकी यहां पे लगेगी। अब कंसल्टिंग इंजीनियर फीस आपकी दो प्रकार की होती है। कैसे? कि आपने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रक्चर का आपने डिजाइन बनवाया, आपने प्लान बनवाया, आपने इसका एस्टिमेट बनवाया, तो वो जो कंसल्टिंग इंजीनियर होगा वो इसका क्या करेगा? चार्ज आपसे लेगा। क्लियर? तो कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन प्लान एस्टिमेट एंड डिजाइन ये आपकी कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फीस में इंक्लूड होगी। साथ ही साथ अब अगर आप इस इंजीनियर से क्या करा रहे हो? सुपरविजन करा रहे हो, मतलब आपका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको देखने के लिए इंजीनियर बार बार आ रहा है कि आपका काम जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन भी आपका यहां पे क्या होता है? इंक्लूड किया जाता है। तो ये कंप्लीट एस्टिमेट की मैं बात करूं तो एक कंप्लीट एस्टिमेट के अंदर ये सारी की सारी कॉस्ट को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर? जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोगों की सोच क्या होती है कि हमारा जो एस्टिमेट यहां पे प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड ये होता है, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है आपका। स्ट्रक्चर में भी क्या बोला उन्होंने? कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर, बस ये तीन चीजों को ही इंक्लूड किया जाता है और किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि इन तीनों के अलावा भी कितने सारे यहाँ पे कॉस्ट है, कितने सारे चार्जेस हैं जो आपके एक एस्टिमेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हमने जो टाइप ऑफ एस्टिमेट्स पढ़े थे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे हम एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करने वाले थे, जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में प्रिलिमिनरी या फिर अप्रोक्सीमेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर हमने रफ कॉस्ट एस्टिमेट को समझा था। डिटेल में हमने समझा था कि अगर मैं किसी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं और बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मुझे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके थे। पहला था हमारा यूनिट बेस। क्लियर? कि पर यूनिट बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन कर ले, या फिर प्लिंथ एरिया बेसिस पे, या फिर क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस पे, या फिर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड के बेसिस पे हम एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर? तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ आ हॉस्पिटल बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग है? हॉस्पिटल बिल्डिंग है फॉर 50 बेड्स। क्लियर? टोटल बेड्स का जो नंबर्स आपको देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है? 50 बेड्स देके रखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर फॉर ईच बेड इज 60,000। मतलब एक बेड का जो कॉस्ट यहां पे निकल के आया है कंस्ट्रक्शन का वो कितना आया? 60,000 आया है। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग निकालना है। क्लियर? अब आप देखो ये वाली जो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है ये आप किस मेथड से कर सकते हो? यूनिट बेस मेथड जो हमने पढ़ी थी, पर यूनिट बेसिस हमने जो पढ़ा था, और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको वहीं पे बताया था। क्लियर? कि कैसे अपन निकाल सकते हैं यूनिट बेस पे। अब देखो टोटल 50 बेड बनाना है, एक बेड की मुझे कॉस्ट देके रखी है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी क्या निकल के आ जाएगी? इस हॉस्पिटल बिल्डिंग की कॉस्ट निकल के आ जाएगी टोटल। तो देखो
सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। तो नंबर ऑफ बेड अपने को कितने देके रखे हैं, 50 बेड देके रखे हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कितना देके रखा हुआ है, 60,000 अपने को देके रखा हुआ है पर बेड। कैसा देके रखा हुआ है, पर बेड 60,000 अपने को देके रखा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बेड 50 है, एक बेड की कॉस्ट ए है, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई 50 इंटू 60,000 और हमारा आंसर यहां पे निकल के आ गया 30 लाख। क्लियर, 30 लाख रुपए कॉस्ट आने वाली है इस हॉस्पिटल बिल्डिंग की। तो इस टाइप का जो छोटा न्यूमेरिकल आपका होता है व्यापम सब इंजीनियर में आपका बन सकता है। क्लियर, बहुत बड़ा एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए नहीं आएगा आपको, ठीक है, छोटा सा आएगा कि आप एक कॉस्ट निकाल के बताओ मुझे इस बिल्डिंग की। क्लियर, तो ये चीज आपको याद होना कि कैसे अपने को ये कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अपने को क्या बोला, टू प्रिपेयर द रफ कॉस्ट एस्टिमेट। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है कि जो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है उसको हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन में उसने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोल दिया, दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया, रफ कॉस्ट एस्टिमेट आपको बोल दिया। क्लियर, तो ये उसके डिफरेंट नेम से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर, तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट अपने को बनाना है, किसका बनाना है, एक हॉस्टल बिल्डिंग का बनाना है। क्लियर, जिसमें क्या बोला उन्होंने, विच अकोमोडेट 150 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट रह रहे हैं, 150 स्टूडेंट के रहने के लिए एक हॉस्टल बिल्डिंग का आपको क्या करना है, एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग ऑल प्रोविजन इज ₹15,000। मतलब इन्होंने क्या बोला, पर स्टूडेंट। क्लियर, एक स्टूडेंट के लिए सारे के सारे प्रोविजंस इन्होंने इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद कितनी कॉस्ट आई है एक स्टूडेंट के रहने के लिए, 15,000 रुपए। तो इस हॉस्टल बिल्डिंग का क्या निकालना है आपको, टोटल कॉस्ट निकालना है। सिंपल सा है, हमने देखा था भाई हॉस्टल बिल्डिंग हो हमारी तो क्या पर स्टूडेंट के बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 150 हैं। क्लियर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें सारे के सारे प्रोविजन को इंक्लूड करके, क्लियर, कितना देके रखा है, 15,000 देके रखा है। एक ऐसा है हमारा पर स्टूडेंट बेसिस। क्लियर, एक स्टूडेंट के लिए कितनी कॉस्ट निकल के आ रही है हमारी, 15,000 निकल के आ रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, इस 150 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम पर स्टूडेंट कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 इंटू क्या हो गया हमारा, 15,000 हो गया। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 22,50,000 मतलब 50,000। क्लियर, तो 22,50,000 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ये टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ गई है हमारी हॉस्टल बिल्डिंग की। क्लियर, तो ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल्स रहेंगे, फैक्चुएट रहेंगे, जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको पता है कि कैसे इसको निकालना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे और न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। तो अभी हमने पर यूनिट बेसिस 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब अपन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसको थोड़ा सा बड़ा एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है। जैसे कि अभी हमने कंप्लीट एस्टीमेट का एक स्ट्रक्चर समझा था कि कंप्लीट एस्टीमेट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैंने बताया भी था अभी आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसी कॉस्ट होती हैं जो आपके एस्टीमेट में क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। तो उसी पे अपन बेस्ड एक न्यूमेरिकल ये सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है। न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है कि आपको एक रफ कॉस्ट एस्टीमेट क्या करना है, प्रिपेयर करना है फॉर अ प्रपोज्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर फॉलोइंग डेटा। क्लियर, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक आपको कमर्शियल क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को डिजाइन करना है। और इन्होंने डेटा भी दिया है कि किस डेटा के बेसिस पे आपको डिजाइन करना है। इन्होंने बोला है कि जो प्लिंथ एरिया आपका है वो 500 स्क्वायर मीटर है और पर फ्लोर है। क्लियर, जैसे हमने प्लिंथ एरिया एस्टीमेट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टोरीड बिल्डिंग होती है तो उसमें जो प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन आप करोगे सेपरेटली करोगे ईच फ्लोर के लिए। क्लियर, ये अपन डिस्कस कर चुके। तो इन्होंने यही बात बोली है कि प्लिंथ एरिया जो आपको दिया गया है पर फ्लोर दिया गया है 500 स्क्वायर मीटर। हाइट ऑफ ईच स्टोरी, क्लियर, हाइट ऑफ ईच स्टोरी जो आपको देके रखा हुआ है वो कितना देके रखा हुआ है, 3.5 मीटर। नंबर ऑफ स्टोरी की मैं बात करूं तो G+2, क्लियर, कितना देके रखा हुआ है, G+2 मतलब ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर 2 फ्लोर और है। क्लियर, मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है क्यूबिकल कंटेंट रेट। क्लियर, क्यूबिकल कंटेंट रेट आपको जो देके रखा है, कितना देके रखा है, 1,000 रुपए देके रखा हुआ है
पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। क्लियर। अब इन्होंने इसके बाद क्या बोला है कि प्रोवाइड फॉर अ फॉलोइंग एज अ परसेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉस्ट। क्लियर। एज अ परसेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉस्ट आपको ये सारी चीजें भी क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला है कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट का जो चार्ज है वो कितना बोला है इन्होंने, 8% बोला है। इलेक्ट्रिफिकेशन आपको कितना देना है, 6% आपको देना है। फ्लक्चुएशंस ऑफ रेट की बात ये कर रहे हैं तो 5% बोल रहे हैं कि अगर रेट्स में फ्लक्चुएशंस आता है तो उसके लिए भी प्रोविजन इन्होंने दिया है, कितना दिया है, 5% का प्रोविजन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट की बात करूं 10% और पेटी सुपरविजन एंड कॉन्टिजेंसीज की बात करूं तो 3%। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, ये रफ कॉस्ट एक एस्टिमेट करना है अपने को प्रपोज्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए। कैसे करेंगे, क्लियर। देखो डेटा भी अपने को सारा का सारा इन्होंने देके रखा हुआ है। अब सबसे पहले आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि इन्होंने जो रेट आपको दिया है वो दिया है क्यूबिकल कंटेंट रेट। क्लियर। कौन सा दिया है, क्यूबिकल कंटेंट रेट आपको दिया हुआ है। और यहां पे ऊपर आपको जो डेटा दिया है वो किसका दिया है, प्लिंथ एरिया का दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूबिकल कंटेंट फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्लियर। जब तक हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट नहीं होगा हम क्यूबिकल कंटेंट रेट जो है उसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लिंथ एरिया पीए एस्टिमेट होता है या क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट हमारा जो होता है, क्लियर, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो क्यूबिकल कंटेंट रेट अपने को दिया है, प्लेंथ एरिया अपने को दिया है, हाइट ऑफ ईच स्टोरी देके रखी है, नंबर ऑफ स्टोरी भी देके रखी हुई है। तो हम क्यूबिकल कंटेंट को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्यूबिकल कंटेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे हम क्यूबिकल कंटेंट को फाइंड आउट। तो देखो टोटल हमारी कितनी नंबर ऑफ स्टोरी है, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो एरिया तो मुझे दिया गया है, हाइट भी, मतलब एरिया मतलब मैं सीधी बात बोलूं तो लेंथ इंटू विड्थ ये अपने पास है, हाइट अलग से अपने को देके रखी है तो ये हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक स्टोरी का क्यूबिकल कंटेंट निकल आया। ऐसे ही कितनी नंबर ऑफ स्टोरी है, क्लियर, तो उन नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्यूबिकल कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ स्टोरी इंटू प्लेंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ ईच स्टोरी। तो नंबर ऑफ स्टोरी G+2 मतलब 3 देके रखा है, प्लिंथ एरिया पर फ्लोर अपने को 500 देके रखा है और ईच स्टोरी का जो हाइट है वो कितना देके रखा है, 3.5 देके रखा हुआ है। ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका यहाँ पे क्यूबिकल कंटेंट निकल के आ जाएगा 5250 क्यूबिक मीटर। क्यूबिकल कंटेंट जब आपके पास आ गया है तो हम क्यूबिकल कंटेंट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये स्ट्रक्चरल कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ये स्ट्रक्चरल कॉस्ट मिल जाएगी। तो देखो आप यहाँ पे तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट के लिए क्या किया कि जो हमने क्यूबिकल कंटेंट फाइंड आउट किया है इस क्यूबिकल कंटेंट को क्यूबिकल कंटेंट रेट से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जब क्यूबिकल कंटेंट रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। क्यूबिकल कंटेंट आपको पता है कितना है, 5250 क्यूबिक मीटर और जो रेट है पर क्यूबिक मीटर वो 1000 है। तो कितना आ जाएगा, 52.5 लाख रुपए। क्लियर, 52.5 लाख रुपए आपके यहां पे आ गए हैं। चलो स्ट्रक्चरल कॉस्ट हमने यहां पे निकाल ली है। फिर इन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो हैं ये भी आपको परसेंटेज में प्रोवाइड करना है। तो अदर प्रोविजंस की बात करूं तो पहला प्रोविजंस इन्होंने बोला है कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट के लिए आप 8% प्रोवाइड करोगे। किसका प्रोवाइड कर रहे हो भाई, स्ट्रक्चरल कॉस्ट का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट हमारी कितना आया है, 52.5 लाख रुपए आया है। क्लियर, इसका 8% हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया है। तो 8/100, क्लियर, किसकी बात कर रहा है वो, 8% की बात कर रहा है। तो 8% मतलब 8/100 ये हो जाएगा किसका, स्ट्रक्चरल कॉस्ट का। तो 8/100 इंटू 52.5 लाख। क्लियर, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.2 लाख। क्लियर, कितना आ जाएगा, 4.2 लाख आ जाएगा। तो ये 4.2 लाख रुपए आप किसके लिए प्रोवाइड करोगे, ये वाटर सप्लाई के लिए और सैनिटरी अरेंजमेंट के लिए करोगे। नेक्स्ट आपका क्या आया था, नेक्स्ट आपका आया है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना परसेंट बोला, 6% बोला है। किसका, स्ट्रक्चरल कॉस्ट का। तो हमने 6% कैलकुलेट किया स्ट्रक्चरल कॉस्ट का। तो हमारा जो अमाउंट यहां पे निकल के आया है 3.15 लाख रुपए निकल के आया है। कितना आया है, 3.15 लाख रुपए निकल के आया है। इतना पैसा आपको इलेक्ट्रिफिकेशन में देना है इस कॉम्प्लेक्स की डिजाइन में, मतलब सॉरी डिजाइन बोल रहा हूं, एस्टीमेट में। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स की इन्होंने बात की है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स की बात की है। कितना इन्होंने फ्लक्चुएशन बोला है, 5% बोला है। किसका, स्ट्रक्चरल कॉस्ट का। तो 5% हमने स्ट्रक्चरल कॉस्ट का कैलकुलेट किया
तो फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स के लिए इनका जो प्रोविजन है वो कितना निकल के आया, 2.625 लाख रुपए निकल के आया। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो एक्स्ट्रा प्रोविजन हो गया है कि भाई वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी हमने दिया है, इलेक्ट्रिफिकेशन दिया है, रेट्स का फ्लक्चुएशन हो गया है। तो अब जो हमारी स्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल स्ट्रक्चरल कॉस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले तो इन प्रोविजंस की टोटल कॉस्ट की मैं बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन में आपने 3.15 और वाटर सप्लाई में 4.21 और फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स में 2.625 आपने प्रोवाइड किया है। इसको अपन ने जब टोटल किया तो टोटल अपना एक्स्ट्रा प्रोविजन निकल के आया 9.975 लैक्स। क्लियर, ये आपका निकल के आ गया यहां पे। अब इसको अपन ऐड किस में कर देंगे, जो हमारी स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरल कॉस्ट आई थी। क्लियर, जो हमारी स्ट्रक्चरल कॉस्ट निकल के आई थी उसमें हमने ऐड कर दिया, तो टोटल हमारी स्ट्रक्चरल कॉस्ट अब जो बन गई है वो कितनी बन गई है, 62.475 लाख रुपए। क्लियर, ये हमारी स्ट्रक्चरल कॉस्ट टोटल आ गई है। अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट की। क्लियर, और ये सुपरविजन एंड कॉन्टीजेंसीज की बात करते हैं तो ये टोटल कॉस्ट पे निकलता है। क्लियर, ये किस पे निकलता है, टोटल कॉस्ट पे निकलता है, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है ये आपका पहले आपको ऐड कर देना, देन आपको इन दोनों की परसेंट को कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉन्टीजेंसीज आपका 3% है, तो ये किस पे निकाला हमने 3%, ये जो हमारी टोटल स्ट्रक्चरल कॉस्ट आई है इन प्रोविजंस के बाद कितनी आई है, 62.475 लाख रुपए आई है। इसका 3% कैलकुलेट किया तो 1.874 लाख रुपए यहां पे आ गया है। ये कॉन्टीजेंसीज चार्ज आ गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट निकालना है, तो ये टोटल स्ट्रक्चरल कॉस्ट का हम क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6.247 लाख रुपए आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ गया कि कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रॉफिट लेने वाला है इस कॉम्प्लेक्स का एस्टिमेट करने के लिए, मतलब ये बनाने के लिए। क्लियर, इसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं अपन, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रॉफिट लेगा इसको बनाने के लिए, तो 6.247 लाख रुपए आ गया है। तो अब इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जो टोटल कॉस्ट आई है आपकी, मतलब एक रफ कॉस्ट जो निकली है यहां पे, वो कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी। तो अब जो कॉन्टीजेंसीज के चार्जेस हैं और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट का जो चार्जेस आया है, इसको टोटल स्ट्रक्चरल कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। देखो 62.475 ये हमारा क्या है, ये हमारा है टोटल स्ट्रक्चरल कॉस्ट 1.874, ये हमारा कॉन्टीजेंसीज निकला है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकला है 6.247। क्लियर, इनका आपस में एडिशन हमने कर दिया है तो निकल के आया है 70.596 लाख रुपए। क्लियर, कितना निकल के आया है, 70.596 लाख रुपए निकल के आया है। ये हमारा निकल के आया रफ कॉस्ट। क्लियर, कि एक अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिजाइन करता हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, मतलब इसका एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट में करता हूं, तो कितनी कॉस्ट निकल के आने वाली है, एक रफली 70.596 लाख रुपए निकल के आने वाली है। क्लियर, तो इस टाइप से आपका एक कंप्लीट रफ कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर होता है। तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं हमारा। क्लियर, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। क्लियर, एक बिल्डिंग है जिसका जो प्लान है आपका किसके फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। क्लियर, विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउट वॉल्स। क्लियर, आउट वॉल्स की सेंटर लाइन डायमेंशंस आपको देके रखी हुई है, दैट इज 14.7 मीटर बाई 14.7 मीटर। If the thickness of the wall in superstructure is 0.30 meter, then its plinth area। मतलब हमने एक पढ़ा था यहां पे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में, पीए एस्टीमेट पढ़ा था, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हमने पढ़ा था। इस प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को अगर मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। वो पहली कैलकुलेशंस जो आपकी होती है वो किसकी होती है, प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन होती है। किसकी कैलकुलेशन होती है, प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन में आपसे प्लिंथ एरिया ही पूछा जा रहा है। क्लियर, कि प्लिंथ एरिया क्या होगा। क्लियर, बनाते हैं अपन, इसका प्लान अपने को देके रखा हुआ है इन्होंने कि कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, और ये बॉल होगा आपका, तो ये अपन ने यहां पे ऐसा बॉल बना दिया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, आउट बॉल्स जो हैं इसकी सेंटर लाइन डायमेंशंस आपको देके रखी है। ठीक है, तो ये अपन ने यहां पे क्या कर दी, ये कर दी है सेंटर लाइन डायमेंशंस।
ठीक है। तो इस सेंटर लाइन डायमेंशंस जो आपको देके रखी हुई है, तो सेंटर टू सेंटर आपको जो डायमेंशंस देके रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। देखो ये देखो, यहां से यहां तक सेंटर लाइन तक जो आपको डायमेंशंस देके रखी हुई है वो कितनी देके रखी है, 14.7 मीटर, यही देके रखी हुई है। और ये भी आपको कितना देके रखा हुआ है, यहां से यहां तक सेंटर लाइन में, तो ये भी आपको 14.7 मीटर देके रखा हुआ है। क्लियर। तो ये अपने को डायमेंशंस देके रखी हुई है आउट वॉल्स की 14.7 मीटर बाई 14.7 मीटर। क्लियर, ये अपने को देके रखा हुआ है। अब अपने को यहां पे बोला है कि जब हम इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो हमारी बॉल होगी उसकी थिकनेस जो होगी वो 0.30 मीटर होगी। क्लियर, मतलब आप देखो कि ये जो बॉल आपकी है, क्लियर, ये जो आपकी बॉल है इसकी थिकनेस कितनी है, 0.30 मीटर। ये जो बॉल रहेगी आपकी, इसकी थिकनेस कितनी होगी, 0.30 मीटर। ये जो आपकी थिकनेस है इस बॉल की, ये भी आपकी 0.30 मीटर है। क्लियर, और ये जो आपकी थिकनेस यहाँ पे है ये ऑल्सो 0.30 मीटर है। क्लियर। अब देखो सेंटर लाइन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं, और ये टोटल थिकनेस आपकी 0.30 मीटर है। तो यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी काउंट करके रखा है इसमें 14.7 में। क्लियर। अब देखो, अब इतनी अगर मैं बात करूं, ये हाफ होगी, सेंटर लाइन बिल्कुल सेंटर से पास हो रही होगी, तो ये हाफ डिस्टेंस आपकी कितनी, 0.15 मीटर हो जाएगी। और ये जो आपका है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। और रिमेनिंग ये जो ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका कितना है, 0.15 मीटर है। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे प्लिंथ एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो मुझे सबसे पहले इस प्लान का क्या चाहिए, ये टोटल लेंथ चाहिए। क्लियर, और ये भी आपको टोटल चाहिए। अब आपको पता है सेंटर लाइन तक आपको 14.7 आपको क्या है, देके रखा हुआ है। क्लियर, ये आपको 14.7 मीटर आपको देके रखा हुआ है। अब देखो, अब जो ये वाला पार्ट बचा है डेट इज द रिमेनिंग 0.15 मीटर। क्लियर, इसका हाफ हो गया है, और यहाँ पे भी आपका रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 0.15 मीटर। तो टोटल मैं इसमें 0.30 मीटर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इसको और इसको ऐड किया तो वन साइड बॉल की पूरी थिकनेस मैंने इसके अंदर क्या कर दी है, ऐड कर दी है। क्लियर। तो ये वाली जो डायमेंशन है डेट इज 14.7 प्लस 0.30 मीटर, ये भी निकल के आ जाएगी, और ये भी कितनी आ जाएगी, 14.7 प्लस 0.30 मीटर, ये भी आ जाएगी। क्लियर। आपने एडिशन किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 15 मीटर, और ये भी आपका कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। क्लियर। बात करते हैं प्लिंथ एरिया की, तो हमारा प्लिंथ एरिया क्या हो जाएगा, 15 मीटर इंटू 15 मीटर इक्वल्स टू 225 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा प्लिंथ एरिया यहाँ पे निकल के आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आप प्रिपेयर करो, क्या करना है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट प्रिपेयर करना है एक बिल्डिंग के लिए जिसका प्लिंथ एरिया कितना है, 225 मीटर स्क्वायर है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्लिंथ एरिया रेट जो हमारा है, क्या है, प्लिंथ एरिया रेट जो हमारा है, वो प्लिंथ एरिया रेट जो हमारा है वो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1000 रुपए है आपका पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर आपका प्लिंथ एरिया रेट कितना है, 1000 स्क्वायर मीटर है। और अपने को कितना प्लिंथ एरिया के लिए एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, 225 मीटर स्क्वायर के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो आपको पता है प्लिंथ एरिया का डायरेक्ट मल्टीप्लाई में किस में कर दूंगा, प्लिंथ एरिया रेट में कर दूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगी, एप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम यहां पे निकाल लेंगे। क्लियर। तो प्लिंथ एरिया कितना है, 225, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 का। क्लियर, पर स्क्वायर मीटर आपको देके रखा है, तो ये आपका आ गया यहां पर रुपीज। क्लियर। तो 2,25,000 रुपए आपकी कॉस्ट आने वाली है अगर मैं इस प्लिंथ एरिया के लिए क्या कर रहा हूं, पर स्क्वायर मीटर अगर 1000 रुपए कॉस्टिंग आ रही है तो टोटल कितनी कॉस्टिंग आएगी इस प्लिंथ एरिया के लिए, 2,25,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। और आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है
एस्टिमेशन वाला, इसके जितना भी अपन ने ये पढ़ लिया है अभी, इसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना, क्लियर, और पढ़ लेना, या फिर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड पे भी लिखा रहा हूं, तो आप यहाँ से भी अपनी हैंड राइटिंग में उस नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एस्टिमेशन हमने जो अभी पढ़ा है, एस्टिमेशन के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट होता है, कितने टाइप के एस्टिमेट होते हैं, कैसे एस्टिमेट को प्रिपेयर किया जाता है, कंप्लीट एस्टिमेट क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है व्यापम सब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका पर्पज क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, क्लियर, ये एस्टिमेशन हमने जो अभी पढ़ा है ये हम कर क्यों रहे हैं, तो हम पर्पज जो हमारे एस्टिमेशंस के हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।